हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक शर्मा एंड आज की इस वीडियो में हम चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को देख लेते हैं। पहले आर्टिकल में हम स्पेस के बारे में बात करेंगे एंड स्पेस से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात। देन हम लीगल पर्सनालिटी ऑफ ईडी के बारे में बात करेंगे। एविएशन सेक्टर की जो सेफ्टी गैप है उसके बारे में थर्ड आर्टिकल है। डूम्सडे क्लॉक के बारे में फोर्थ आर्टिकल। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियलिटी क्या होता है। देखो, मान लीजिए कोई पर्सन है, ने कोई इनोवेशन किया और इस इनोवेशन का इसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हासिल कर। अब कहा जाता है कि भाई जहां आपका नेशनल स्पेस है, तब जहां तक आपके देश की कंट्री का बॉर्डर है, वहां तक आपका ये जो पेटेंट लॉ है एप्लीकेबल है। बट अगर लेट्स से आप आउटर स्पेस में चले जाते हैं, ये ग्लोबल कॉमन्स के नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई आपने टेस्ट कंडक्ट किया, तो क्या उसके ऊपर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को मांग सकते हैं? तो ये चीज इस आर्टिकल में डिस्कस की गई। जैसे जनरली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात की जाए, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन इसको हैंडल करती है। एंड कहीं ना कहीं अगर आउटर स्पेस की बात करें, तो आउटर स्पेस के इंटरनेशनल लॉज में एक आउटर स्पेस ट्रीटी है, ये मेजरली इस चीज को गवर्न कर। कहते वैसे तो कोई हमारा ऐसा कानून तो नहीं है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, बट आर्टिकल 8 जो है आउटर स्पेस ट्रीटी का, ये जुरिस्डिक्शन बाय रजिस्ट्रेशन की बात करता है, जहां पे ये एक्सटेंड करता है नेशनल पेटेंट लॉ, जो कि अगर आपके पास लाइक जो ऑब्जेक्ट आपने स्पेस में भेजा, अगर आपके नाम से, आपकी कंट्री के नाम से रजिस्टर्ड है, तो हाँ, आपको उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने वहां पर कंडक्ट किया हो, वो मिलेगा। अब ऐसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात की जाए, तो यहाँ पर भी इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है कि भाई देखो, इसमें दो चैम्बर्स हैं, एक रशिया वाला, एक यूएस वाला। तो यूएस वाले में जो यूएस और उसके अलाइज टेस्ट करेंगे, तो वो पेटेंट उनको जाएगा। रशिया वाले में जो रशिया टेस्ट करेगा, रशिया को जाएगा। तो मतलब दोनों ही इसमें अपना एक एग्रीमेंट करके बैठे हुए हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ टेम्परेरी प्रेजेंस, तो आर्टिकल 5 जो है पेरिस कन्वेंशन का, वो कहता है कि भाई जैसे कोई वेसल है, कोई शिप या प्लेन, वो किसी फॉरेन टेरिटरी में एंटर करता है, तो इसे आप इन्फ्रिंजमेंट नहीं कह सकते हो। तो मतलब आप ये मान के चलो कि ये क्या ऐसे चीजों के ऊपर अप्लाई होगा जो डॉक करके वहां पर परमानेंट रह रही है, तो ये चीज के बारे में यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। कहा जाता है देखो, आने वाले समय में हमारे पास लॉ की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो लीगल फ्रेगमेंटेशन जो हमें देखने को मिल रही है, उसको हमें ठीक करना होगा। कि भाई जैसे आपके कोई यूएस का सॉफ्टवेयर है, कोई जापान की चीज़ है एंड कोई इंडिया की चीज़ है, वो अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके आप वहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन कोई कंडक्ट कर रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं किसको बेनिफिट मिलेगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कहा गया जापानीज रोबोट है, वो यूएस का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है लूनर बेस के लिए, तो भाई इसमें किसकी जुरिस्डिक्शन एस्टैब्लिश होगी, उसका कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर आपको यहाँ पे थोड़ी रेगुलेटरी एम्बिग्यूटी भी देखने को मिलती है। अब रजिस्टर्ड स्पेस ऑब्जेक्ट है, ये जैसे मान लीजिए कोई पेटेंट हेवन है, उस कंट्री को बिलोंग करता है, तो कहते हैं कि भाई इसकी इन्फोर्समेंट थोड़ी फिर और ज़्यादा वीक हो जाएगी, तो वो भी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। अब एक्सक्लूसिविटी की बात की जाए आउटर स्पेस ट्रीटी की, तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर कोई अगर टेस्ट कंडक्ट किया जाता, तो उसके ऊपर किसका एक्सक्लूसिव राइट आएगा, उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो हमें प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर लाना चाहिए, उनकी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना चाहिए, बट उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्पेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रजिस्ट्री बनानी होगी एंड कहीं ना कहीं हमें डोमेस्टिक लॉ को स्पेस लॉ के साथ हार्मोनाइज करने की जरूरत होगी एंड कंपल्सरी लाइसेंसिंग के ऊपर हमें यहाँ पे फोकस करना। ये आपका आज का प्रैक्टिस को। बात करते हैं ईडी की। देखो, ईडी ने अभी रिसेंटली लोकस स्टैंडी यानी लीगल स्टैंडिंग देते हुए एक रिट पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 में, जहां पर केरला और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज कर। पहली बात तो ये होगी कि ईडी है क्या। एक मल्टी डिसिप्लिनरी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स को देखती है। जैसे आपकी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फेमा एक्ट, इसके अंडर, एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर।
तो इन दोनों के अंडर ये इसको क्या करती है, देखती है। अब यहाँ पर इसके साथ-साथ इसके पास फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट भी अभी रिसेंटली इसके डोमेन में ऐड कर दिया। तो मान लीजिए कोई भी प्रेडिक्टेबल ऑफेंस है, तो उस केस में ये जैसे किसी भी एजेंसी ने पहले केस रजिस्टर किया और उसके बाद ये उस केस को ओवरटेक कर सकती है। कहा जाता है कि भई अभी रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं स्टेट्स को लेके। तो यहाँ पर ये कहा गया कि भई देखो, अगर इसकी जुरिसडिक्शन की बात की जाए तो ये पूरे इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं और किसी की भी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है एंड लाइक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। एंड इसमें स्पेशल कोर्ट डिसीजन देता है जिसके डिसीजन को आगे आप चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट में। सेक्शन 19 अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को मटेरियल इन पोजेशन की वजह से एंड रीजन टू बिलीव की वजह से कि भाई अगर ऐसा लगता है कि भाई कोई पर्सन गिल्टी है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट मेड बाय ईडी ऑफिसर आर एडमिसिबल एज एविडेंस, ऐसा कहा जाता है। इवन विजय मदन लाल चौधरी केस में भी आपको ये देखने को मिला था। एंड अगर लोकल स्टैंडी की बात की जाए तो ईडी कहते हैं कि भी एक पर्सन के तौर पे या डिपार्टमेंट के तौर पे किस तरह से आप देखते हो, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ईडी ने यहाँ पर आर्टिकल 226 का साथ लिया स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो केरला ने ये रिट फाइल की है अगेंस्ट ईडी कि भाई अभी ना ये जो इंक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे स्टेट ऑटोनॉमी के ऊपर, ये गलत है। तो केरला ने ये कहा कि इस मैटर को, जो सेंटर स्टेट का जो मैटर है, इसको आर्टिकल 131 के अंडर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ हैंडल करे। तो कहा जाता है कि भाई देखो, ईडी अगर हम बात करें तो इन्हें काम ये दिया गया है कि भाई लाइक जो भी आपके इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं उसको हैंडल करना। बट यहाँ पे एक चीज बात ये आ जाती है कि भाई रिट जुरिसडिक्शन के अंदर ये आते हैं कि नहीं, ये एक देखने वाली बात रहेगी। रूल ऑफ लॉ की बात की जाए तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई ईडी ऑफिसर जो हैं उनके पास स्टैट्यूटरी पावर है एंड उस पावर के अंदर लाइक आप ये कह सकते हो कि इनको मेयर एक, आप ये कह सकते हो गवर्नमेंट क्लर्क की तरह आप मत देखें। ये चीज यहाँ पर आ जाती है। अब एविएशन सेक्टर की बात कर लेते हैं आगे। एविएशन सेक्टर में अभी जैसा आपको पता होगा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी की अभी रिसेंटली डेथ हुई। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया जा रहा है। कहते कि भाई इसमें पहले ही ये कहा गया था कि भाई देखो, जो आपके भारत के खासकर ये जो चार्टर प्लेन्स हैं, प्राइवेट प्लेन्स हैं, इनकी सेफ्टी बहुत कम रेगुलेट की जाती है। कहते वैसे आपका एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 एंड एयरक्राफ्ट रूल 1937 इस चीज़ को पूरे को गवर्न करता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसको हैंडल करती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है, वेयरएज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो आपकी इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इन्वेस्टिगेट करती है। तो कहा जाता है कि भाई देखो, अब यहाँ पे कंप्लायंस जो है, जो आपकी कमर्शियल फ्लाइट्स है उसके लिए तो काफ़ी अच्छे हैं, बट नॉन शेड्यूल्ड जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं आपका पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जाता है। कहते हैं उड़ान की वजह से जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, इसका जो काम है बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ और इनके पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से सिस्टमैटिक रिस्क ये रहता है। देन ओवरबर्डन की बात की जाए डीजीसीए के ऊपर, यस यहाँ पर अभी तक ये रिएक्टिव पॉलिसीज ही फ्रेम कर रहे हैं बिकॉज मैन पावर की काफ़ी शॉर्टेज है इनके पास। फिर कहते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत पथेटिक है, जो छोटे रेल मतलब एयरपोर्ट्स हैं, रनवे एंड सेफ्टी एरियाज को वो ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे। एंड मोर ओवर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उसको भी ज़्यादा फ्लाइट्स होने के कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। कहते हैं इंडिया थर्ड लार्जेस्ट आपका डोमेस्टिक लेवल का सिविल एविएशन मार्केट है, तो हमें यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि इकोनॉमिक ट्रस्ट लोगों को बना रहे सिविल एविएशन सेक्टर में। लाइफ एंड गवर्नेंस की बात की जाए तो वीवीआईपी और सिटीजन दोनों को ही आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ है, और ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स जो होते हैं ये राइट टू लाइफ का वायलेशन है सीधा सीधा। तो कहते हैं कि अभी हमें रेगुलेटरी ऑटोनॉमी देनी चाहिए डीजीसीए को, ताकि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल ऑटोनॉमी को हम सिक्योर कर सकें। मोर ओवर प्रिडिक्टिव ओवरसाइट लेके आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कोशिश कीजिए कि मैनेजमेंट सिस्टम, जो फटीग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, आप इसको थोड़ा ठीक कर सकें। के ऊपर आपका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डूम्सडे क्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है, एक ऐसी क्लॉक जो ये देखती है कि भी एक्चुअल में लेट्स से ह्यूमैनिटी अपने आप इस धरती को कब बर्बाद करे। तो अभी डूम्सडे क्लॉक को 85 सेकंड टू मिडनाइट पे सेट कर दिया गया। कह रहे कि न्यूक्लियर रिस्क और क्लाइमेट चेंज की वजह से, कहते ये एक
हाइपोथेटिकल क्लॉक है, ऐसे क्लॉक है जो रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा बाय मैनमेड टेक्नोलॉजी। तो ये बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट जो है, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट साइंटिस्ट जो इस नाम से भी जाने जाते हैं। एंड शिकागो साइंटिस्ट जो है एटॉमिक साइंटिस्ट, बेसिकली ये इन्हीं का ग्रुप है जिसने इसको फॉर्म किया। तो बाकी ये 1947 से अब तक 27 बार ही इसको लाइक रीसेट किया जा चुका है। तो बस इसके बारे में इतना ही जान लो, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही।